नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराने के निर्देश भी दिए। वहीं संवेदनशील स्थानों, कांवड़ मार्गों, शिविरों और घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। डीजीपी ने यक्ष ऐप में अपराधियों से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट रखने और फरार अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नशा, अवैध शराब तस्करी और अन्य अपराधों पर सख्ती के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक में सड़क दुर्घटनाओं और दहेज अपराधों में कमी का भी उल्लेख किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों को त्योहारों के दौरान सतर्कता और बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजीव कृष्णा ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की और इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद रहे, साथ ही पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में डीजीपी ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस बैठक में कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए जाएं, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कांवड़ मार्गों पर, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा दिए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सक्रिय अपराधियों की सूची नियमित अपडेट करने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा ने तमाम पुलिस अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही जो फरार अपराधी हैं इनकी तलाश में 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाए। नशा, अवैध शराब तस्करी और मातांतरण पर भी कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को यक्ष ऐप की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा ने दिए हैं। तो फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के 32 अधिकारी विजिलेंस की जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनमें आरटीओ, एआरटीओ और एआई स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई अधिकारियों के पास होटल, रिजॉर्ट, पेट्रोल पंप, फार्म हाउस और बड़ी मात्रा में जमीन भी है। इसमें सबसे पहले पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी में करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई है। सूत्रों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, वाहन पंजीकरण और ट्रांसफर जैसी सेवाओं में कथित तौर पर अवैध वसूली की शिकायतें भी जांच के दायरे में हैं। हालांकि 32 अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जो होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप के मालिक हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास बीघाओं जमीन है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग में प्रदेश भर में तमाम ऐसे आरटीओ, एआरटीओ और आरआई स्तर के अधिकारी हैं जो कि दलालों की साठगांठ से प्रति माह लगभग 20 लाख रुपए की ऊपरी कमाई करते हैं। अब इन तमाम अधिकारियों पर विजिलेंस की नजर है। लगभग 32 अधिकारी परिवहन विभाग के विजिलेंस की रडार पर हैं। अब ये तमाम अधिकारी अपनी काली कमाई छिपाने में जुट गए हैं। दरअसल बीते दिनों अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग में पूर्व आरटीओ हैं ललित कुमार, इनके आवास पर विजिलेंस ने छापेमारी की और लगभग करोड़ों रुपए की सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए और साथ ही लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल इन अधिकारियों के द्वारा एक रेट कार्ड तैयार किया गया है जिसके माध्यम से ये लोग काली कमाई जो है वो करते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो लगभग 2000 से 3000 रुपए तक जो लोग हैं उनसे वसूले जाते हैं और परमिट की बात की जाए तो लगभग 5000 से 10,000 रुपए तक के जो फीस है वो इन अधिकारियों के द्वारा ली जाती है। फिटनेस की बात की जाए 3000 से 4000 रुपए तक के लिए जाते हैं और वाहनों के पंजीकरण में 300 से 400 रुपए प्रति फाइल
परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं और साथ ही वाहनों के पुनः पंजीकरण के लिए 2500 रुपए से लेकर लगभग 3000 रुपए तक जो है वो वसूले जाते हैं। तो फिलहाल ये भ्रष्टाचार का खेल परिवहन विभाग में लगातार चल रहा है और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि विजिलेंस की रडार पर परिवहन विभाग के लगभग 32 अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं और ऐसे में अब विजिलेंस इन पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरीके से पूर्व आरटीओ एआरटीओ ललित कुमार के ऊपर कार्रवाई की गई और लगभग करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए, 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अब उन परिवहन विभाग के अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर नगर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रेवना थाना पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों की जांच जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलते थे। इसके अलावा कुछ ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते और फर्जी कार्रवाई की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी से मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर लोगों की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद झांसा देकर ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कराते थे। एनसीआरपी समन्वय और प्रतिबंधित पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ठगी से कमाए गए पैसे आरोपी जो है वो ऐशो आराम में खर्च करते थे। पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुशाग्र अवस्थी। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि सरकारी अधिकारी बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को फर्जी में घर दिलाने का दावा करते थे। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी क्राइम सुमित राम टेके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज एक साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया। सर, ये जो गिरोह था ये कैसे काम करता था और आप इन तक कैसे पहुंचे? देखिए, डीजीपी सर का साइबर वज्र अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हमने समन्वय पोर्टल, एनसीआरपी और प्रतिबिंब पोर्टल, यहाँ से कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई किए थे, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया था। उन नंबर्स की हमने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की। फिर बाद में ड्रोन से हमने रेकी की कि ये लोग कहाँ पर बैठते हैं, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो टाइम लेके और उनकी लोकेशन लेके आज हमने एक कोऑर्डिनेटेड रेड की है। कम से कम 60 से 70 पुलिसकर्मियों के साथ हमने वहां पर रेड की और 12 साइबर फ्रॉडस्टर को रेवना से पकड़ा है। सर, अब तक ये लोग कुल कितने रुपए की ठगी लोगों से कर चुके थे? अभी तक का जो फर्स्ट लेयर का ट्रांजैक्शन आया है तो किसी के अकाउंट में 1,70,000, किसी के अकाउंट में 1,20,000, 50,000। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हमको मिले ये फर्स्ट लेयर के हैं। मोस्टली जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें इसका जब तक सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर देखेंगे तब हमको एग्जैक्ट अमाउंट हम बता पाएंगे। सर, वहीं ये जो सिंडिकेट है सर, ये लगातार लोगों से ठगी कर रहा था। तो सर, इन पर जो आपने कार्रवाई करी है सी वजह के तहत और आगे क्या जो ये आपका अभियान चल रहा है इसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, रेवना जो है कानपुर का वन ऑफ द हॉटस्पॉट है साइबर क्राइम का और इसके ऊपर हमने पहले भी अप्रैल 2026 में कार्रवाई की थी। वहां पर हमने 20 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा था और उनके पॉइंट ऑफ सेल, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें भी खंगाली थी। उसके बाद से एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो गई थी। फिर से हॉटस्पॉट एक्टिव होना शुरू हुआ था तो उसको मॉनिटर करके हमने फिर से ये कार्रवाई की है और लगातार हम ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे और प्रतिबिंब पोर्टल रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे। सर, क्या ये गिरोह सर केवल कानपुर में एक्टिवेट है कि आसपास के और भी जिलों में भी अपना काम कर रहे हैं? देखिए, जो एरिया होता है जैसे मोस्टली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिव रहता है। कानपुर देहात, हमीरपुर, आप ये देख रहे होंगे कि कानपुर देहात में भी पिछले कुछ दिनों एक अच्छी कार्रवाई हुई थी और ये गिरोह जो है वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम सुमित राम टेक, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन सी ब्रज के तहत इन्होंने ये कार्रवाई करी जिसमें इन्होंने 12 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की और भी निगरानी है और जितने भी इनके सिंडिकेट में जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की प्रयास है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तमकुही राज की
बीजेपी ब्लॉक प्रमुख अनुराधा राय के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, राज्यपाल की आज्ञा से उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। मामला मुन्नी पट्टी गांव में स्कूल और अस्पताल की भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना खेल मैदान बनवाने और मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच जिला प्रशासन आयुक्त और सचिव स्तर तक कराई गई, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग समेत कई आरोप सही पाए गए। इसके बाद राज्यपाल ने डीएम कुशीनगर को अंतिम जांच पूरी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि तमकुहीराज के बीजेपी विधायक असीम कुमार ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की ये रिपोर्ट। कुशीनगर में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल के आदेश के बाद कुशीनगर के तमकुहीराज ब्लॉक के प्रमुख का वित्तीय व प्रशासनिक पावर पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। बीते दिनों तमकुहीराज के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर असीम कुमार ने भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की थी और जिसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी वित्तीय व प्रशासनिक पावर को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। बीते दिनों ब्लॉक प्रमुख को लेकर के भ्रष्टाचार की शिकायत ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही स्कूल व अस्पताल की जमीन पर खेल मैदान बनवाने का मामला था और इस पूरे मामले में शिकायत के बाद जांच हुई और अब जांच के बाद भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वित्तीय व प्रशासनिक पावर को राज्यपाल के आदेश के बाद सीज कर दिया गया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। एक जगह यह सूचना थी कि हमारे ग्राम सभा में फलाने के घर से फलाने के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य होना था और नाला बनवाना था। नाला नहीं बनवाया गया, सिर्फ इंटरलॉकिंग करवाया गया। तो इस तरह की विभिन्न शिकायतें आ रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की एक नीति है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिख दिया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो कृपया आप इस पे जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने एक जांच समिति बना दिया और जांच समिति के प्रमुख सीडीओ को बनाया। सीडीओ ने 2 जिला स्तर के पदाधिकारियों को, डीपीआरओ को और डीडीओ को जांच अधिकारी नामित करते हुए, और 2 आरोप थे। एक आरोप ये था कि भारत सरकार का जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग से 2 तरह के धन आते हैं, एक टाइट धन आते हैं, एक अनटाइट मद में धन आते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोंडा से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की चुनावी रणनीति और उसकी संभावनाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 का चुनाव जनता के मुद्दों और बीजेपी के कामकाज के आधार पर लड़ा जाएगा। बृजभूषण ने इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा और कांग्रेस जहां एकजुट होकर चुनावी तैयारी का संकेत दे रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता लगातार विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे हैं। गोंडा से आए इस बयान को 2027 की चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुना देते हैं। देखिए, परिस्थितियां होती हैं, पहले भी गठबंधन करके ये लोग लड़ चुके हैं और यहाँ जो बेस है वो सपा का है। अब अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वो बहुत मजबूत हो गए हैं, तो बिना सपा के अगर लड़ेंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर व्यापक सुधार की जरूरत है और एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव इसी दिशा में एक कदम है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा। वहीं विपक्ष लगातार इस प्रस्ताव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है और इसे लेकर राजनीतिक बहसबाजी भी जो है वो तेज हो गई है। लखनऊ से सामने आए इस बयान के बाद अब एक देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया है। उसका क्या, देखिए विपक्ष आजकल हर चीज का विरोध करना शुरू किया है। उसका क्या लाभ है देश को, क्या हानि है देश को, इसके बारे में चिंता नहीं करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जेपीसी आई है, जेपीसी निर्णय करेगी, उसके बाद उसका निर्णय होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। क्या भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगने जा रहा है? इस सवाल को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के मामलों में तय एसओपी का सख्ती से पालन करने और आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध की भी सराहना की थी। हालांकि फिलहाल भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लागू करने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत भी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिलहाल सरकार का फोकस केवल ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाने पर है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या अब भारत में भी बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों की छुट्टी हो सकती है? क्या रील्स और ऑनलाइन चैटिंग की दुनिया से बच्चों को दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े मामलों में तय एसओपीज का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करना सभी प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगे सोशल मीडिया बैन की तारीफ की थी और इसे भारत के लिए बड़ी सीख बताया था। अब इन चर्चाओं के बीच भारत में बच्चों के परिजनों से हमने बात की और पूछा कि क्या सही में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कोई कानून होना चाहिए। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। ये सोशल मीडिया पे जो है उस पर इंटरनेट पर मीडिया पर सब पर बैन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उससे बच्चों पर गलत इफेक्ट जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब जितना भी सोशल मीडिया है उस पर सब बैन होना चाहिए ताकि बच्चों पर असर कम पड़े। हमें बंद करना पड़ता है बच्चों के लिए कि उनके ऊपर असर कम पड़े। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो स्कूली बच्चे हमारे हर एक के पास तो आज मोबाइल है, क्योंकि रीजन ये है कि पढ़ाई भी मोबाइल फ़ोन पर हो रही है और उनको क्लास से होमवर्क भी मोबाइल फ़ोन पे दिया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन तो अब एक तरह से लाइफलाइन हो चुका है। बट ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये पोर्न मूवी इसमें से हटाई जाए, ये बहुत जरूरी स्टेप है। इसमें ये तो अच्छी बात कर रही है सरकार, क्योंकि बच्चों को फोन देना भी आजकल ठीक नहीं रह गया है। इसमें कभी भी कुछ भी साइट खुल जाती है और अश्लीलता आती है बच्चों के उसमें। तो मतलब ये ठीक है, इसमें बैन लगना ही चाहिए। सोशल मीडिया पे भी लगना चाहिए इसमें। तो आपके घर में बच्चे हैं सोशल मीडिया? हाँ, मेरी 9 साल की बिटिया है, आजकल फोन देखती है, लेकिन क्या करें, हमें घर में भी पासवर्ड लगाना पड़ता है ताकि बच्चा खोल ना ले हमारे फोन वगैरह। तो सरकार सही कदम कर रही है। हाँ जी, ये अच्छा कदम उठाया सरकार ने। अगर बच्चा सोशल मीडिया खोलता है या कुछ क्लिक करता है तो जो उसकी नॉलेज की चीज़ें हैं वही उसके सामने आए, और ये एक्सप्लिसिट कंटेंट्स बहुत एक्सट्रीम में अब जा चुके हैं और कोई कंट्रोल नहीं है। इवन इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अगर देखा जाए तो ये भी एडल्ट वेबसाइट्स बन चुकी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी ऐसी रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, आप किसी पे भी आप सोशल मीडिया पे जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ। और वैसे ही आजकल रील वाले ये जो है ना, आज के डेट में हमारे
जो पैसे छोटे से पैसे कमाने के लालच में ये सब ऐसे एडल्ट मूवी बना के, ऐसे सामग्री बना के अपलोड कर रहे हैं। प्रतिबंध लगाना कहाँ तक सही है, मेरे को तो, मेरी राय पूछोगे तो लगना चाहिए, लेकिन इस चीज को रोकना बड़ा मुश्किल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आपको बता दें, स्पेन ने 2010 के बाद पहली बार विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। मैच में मिकेल ने 22वें मिनट में पेनाल्टी पर पहला गोल किया, जबकि पेड्रो ने 98वें मिनट में दूसरा गोल दागकर जीत पक्की कर ली। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण रखा और फ्रांस के स्टार खिलाड़ियों को प्रभावी प्रदर्शन का मौका नहीं दिया। अब स्पेन का सामना फाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं फ्रांस को अब तीसरे स्थान के मुकाबले में खेलना होगा। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 2010 के बाद पहली बार स्पेन विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। मुकाबले की बात करें तो स्पेन का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के दो हीरो मिकेल ओयारज़ाबाल और पेड्रो पोरो रहे। मैच की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक अंदाज अपनाया और किलियन एम्बाप्पे ने लगातार स्पेन की डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन स्पेन ने शानदार संयम दिखाते हुए मुकाबले की पहली बड़ी सफलता हासिल की। मैच के 22वें मिनट में 19 साल के स्टार लामिन यमाल को रोकने की कोशिश में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्रे ने फाउल कर दिया, जिसके बाद स्पेन को पेनल्टी मिली। मिकेल ओयारज़ाबाल ने बिना कोई गलती किए इस मौके को गोल में बदलते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ में फ्रांस ने बराबरी के कई प्रयास किए, लेकिन स्पेन की मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस के सामने उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में स्पेन ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने शानदार गोल दागकर स्पेन की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद फ्रांस ने वापसी की कोशिश में डेजरे जुए और रेयान चेरकी को मैदान पर उतारा, लेकिन स्पेन के अनुशासित खेल के सामने उनकी रणनीति बेअसर साबित हुई। किलियन एम्बाप्पे ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन हर बार दीवार बनकर खड़े रहे। निर्धारित 90 मिनट तक फ्रांस एक भी गोल नहीं कर सका और स्पेन ने 2-0 की शानदार जीत के साथ विश्व कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बता दें, 2010 के बाद पहली बार स्पेन विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और अब उसकी नजर दूसरा विश्व कप खिताब जीतने पर होगी। खिताबी मुकाबले में स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फाइनल में स्पेन का सामना किस टीम से होगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।